टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के क्या टाइप्स है, क्यों जो बीपी है वो बढ़ जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या टाइप्स है, या किस तरीके से जो है वो हाइपरटेंशन बढ़ता है। मेनली जो हाइपरटेंशन बढ़ता है जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी या असेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो मेन कारण है वो प्राइमरी है, और असेंशियल हाइपरटेंशन इसको अपन दूसरी भाषा में अनआइडेंटिकल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, या फिर अननोन हाइपरटेंशन जो है वो इसको बोला जाता है। अनआइडेंटिकल, अननोन हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन या असेंशियल हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो हो जाता है वैसो एक्टिव सबस्टेंस। हमारी बॉडी के अंदर वैसो एक्टिव जो हमारी आर्टरी है, ये आर्टरी जो है, आर्टियल जो है वो स्मूथ मसल्स या स्मूथ जो आर्टरियल है वो एक रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स हो जाने की वजह से जो है वो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, या अपन उसको बोल सकते हैं जो वैसो एक्टिव, वेसल्स को क्या करती है, एक्टिव करती है। स्पेशली जो है स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन जो होते हैं वो हमारे चीजों को वैसो एक्टिव कर देते हैं, और जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। दूसरा कारण बात करें, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, हार्ट जो कार्डियक आउटपुट है ये ज्यादा देने की वजह से हो सकता है, या फिर हमारा जो वेसल्स जो है, जो आर्टरी है, ये क्या हो जाएगी, आर्टरी के कंस्ट्रिक्शंस हो जाने की वजह से, इनका सरफेस एरिया अंदर का डायामीटर छोटा हो जाने की वजह से इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। या फिर अपन सोडियम का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, सोडियम जो है NaCl जो नमक ज्यादा ले रहे हैं, और नमक क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर ज्यादा होगा, और वाटर की वजह से वॉल्यूम ज्यादा होता है। एक तो सीधा इसका जो लॉजिक है वो है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा जो NaCl है, जो सोडियम है, नमक है, ये हमारी वेसल्स के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, हार्डनिंग कर देता है, और जिसके हार्डनिंग करने की वजह से, हार्डनेस होने की वजह से वेसल्स जो है वो ज्यादा इलास्टिक नहीं हो पाती, और इलास्टिसिटी जो इसकी है वो कम होने की वजह से, या वेसल्स जो है वो रेसिस्टेंट जो है हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो नमक जम गया है, और इसकी वॉल पे अब जो है वो इसका इलास्टिसिटी नहीं होगा, इसकी वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। फिर जो कारण की बात करते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है आपने सुना होगा, जिसको बीपी का प्रॉब्लम है उसको शुगर का प्रॉब्लम है, जिसको शुगर का प्रॉब्लम है उसको बीपी का प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में, इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है इसका थ्योरी जो है, अभी जो नया लेटेस्ट रिसर्च है उसमें इस बात को जो है बताई गई है कि जिन लोगों के इंसुलिन रेसिस्टेंस है, और देखिएगा इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज जिसको अपन बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज, जो डाई ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आदमी मोटापा जो है वो हो जाता है, और मोटापा की वजह से जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम है, जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, उन पेशेंट के अंदर भी जो है वो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये ऐसा नया जो रिसर्च है उसके अंदर जो है ऐसा देखा गया है। फिर जिस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है या फिर जेनेटिक टेंडेंसी है, उसके जेनेटिकल हिस्ट्री है बीपी का प्रॉब्लम होने का, तो उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो टेंडेंसी रहती है, संभावना रहती है प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन की। तो ये सारे अपन ने चर्चा की, प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो क्या होता है। तो बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अपन उसको बोलेंगे जिसका जो कोज है वो हमें पता है, आइडेंटिकल है, जिसको अपन नॉन जानते हैं, और इसकी एक लंबी लिस्ट है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो किन किन वजहों से होता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है इसको अपन दूसरी भाषा में आइडेंटिकल
या फिर अपन इसको नॉन हाइपरटेंशन जो है वो बोलते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एक लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट की वजह से हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा अपनी बॉडी के अंदर रीनल प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? रीनल का प्रॉब्लम है। हमारी जो रीनल है, हमारी जो किडनी है, किडनी को अपन क्या बोलते हैं? रीनल। रीनल के पास क्या आता है? ये हमारे हार्ट से जो 25 से 30% जो कार्डियक आउटपुट आता है ना, वो किस लिए आता है? फिल्ट्रेशंस के लिए। कार्डियक आउटपुट जो है वो 25 से 30% किडनी के पास आता है, और किडनी के पास में आके क्या करता है? इसको काम दे रखा है फिल्ट्रेशंस का। अब कई बार क्या होता है, इतना सारा जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जो किडनी है इसके अंदर कोई भी नेफ्रॉन, इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रोपैथी हो रखा है। क्या हो रखा है? नेफ्रोपैथी हो रखा है, या फिर नेफ्राइटिस हो रखा है। किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा है, या फिर कोई एक्यूट या क्रोनिक किडनी डिजीज प्रॉब्लम है, उनकी वजह से किडनी जो है फिल्ट्रेशंस नहीं कर पा रही है, और ब्लड जो है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। किसका? वेस्ट जो है वो अपन क्या नहीं कर पा रहे हैं? फिल्ट्रेशंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो अपनी बॉडी में क्या हो रहा है? रिटेन्ड हो रहा है, और फ्लूइड रिटेन्ड होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, और रीनल में प्रॉब्लम होने की वजह से अपना बीपी बढ़ता है। एक बड़ी कारण ये है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है अपने एंडोक्राइन प्रॉब्लम, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से भी अपने प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड को मैं यदि आपको जूम करके बताऊं तो इसके दो हिस्से हैं, एक बाहर वाला कॉर्टेक्स हिस्सा है और अंदर वाला मेडुला हिस्सा है। तो मेडुला वाले हिस्से के अंदर कई बार जो है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर मेडुला के अंदर कोई तरीके का अबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, और मेडुला का जो मेन काम है वो होता है एपिनेफ्रिन, या फिर अपन उसको बोलते हैं नॉर एडीआर या एड्रेनलिन। ये हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये हार्मोन ट्यूमर बढ़ने की वजह से ये हार्मोन भी ज्यादा बनने लग गया, और ये हार्मोन ज्यादा बनने की वजह से हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस ट्यूमर की स्थिति को अपन मेडिकल भाषा में पियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पियोक्रोमोसाइटोमा। तो पियोक्रोमोसाइटोमा प्रॉब्लम होने की वजह से एडिनल ग्लैंड के मेडुला वाले हिस्से में ट्यूमर हो गया है, और ट्यूमर की वजह से एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये हार्मोन की संख्या बढ़ गई है, और ये हमारे हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होता है, ये हाइपरटेंशन जो है वो अपन जानते हैं किसकी वजह से हुआ है, आइडेंटिफाई अपन ने कर लिया है, और इस तरीके के हाइपरटेंशन को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। या फिर प्रॉब्लम कहाँ हो जाए? या फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो जाए। कहाँ हो जाए? थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, और थायराइड ग्लैंड क्या बनाती है? T3 और T4 हार्मोन ज्यादा बनने लग जाए, और जिसकी वजह से अपना जो मेटाबॉलिज्म है ये अपने रेगुलेट करता है, और हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर अपना मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये बढ़ जाएगी। इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाइपरथायरॉइडिज्म में वाले पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायरॉइडिज्म भी प्रॉब्लम को क्रिएट करवा सकते हैं। कई बार जो है हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से T3 T4 हार्मोन कम बनेंगे, कम बनने की वजह से कम होगा तो ये अपने कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो रिटेंशन हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं मैक्स एडिमा कोमा। मैक्स एडिमा कोमा के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। तो ये बड़ी जो कारण है वो क्या करती है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन करती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी जो है, क्या प्रॉब्लम है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाना। ब्रेन के अंदर जब भी ट्यूमर होगा तो अपने ब्रेन के अंदर जो है वो आईसीपी बढ़ जाएगा, और आईसीपी बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, ट्यूमर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हाइपरटेंशन को कोज कर सकते हैं।
जिसके अंदर अपन ने बात की थी ब्रेन ट्यूमर की। तो ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से इंक्रीज आईसीपी भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर कई तरह की पैथोलॉजी जो है वो इसको कारण को खोज करवा सकती है आईसीपी बढ़ने की वजह से। या फिर अपन उसको बोल सकते हैं स्लीप एपनिया। किसी को क्या हो रखा है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, उसको भी अपन ने हाइपरटेंशन करवा सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस क्या प्रॉब्लम करवा सकती है, कुछ जो दवाई है मेडिकेशंस है, जैसे अपने बात करें एनएसआईडीज ग्रुप की जो दवाई है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स क्या करवा सकती है, लंबे समय तक उपयोग करने से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट दवाई ले रहा है, डिप्रेशन की जो दवाई ले रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और पेशेंट कोई हार्मोन थेरेपी पे है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन ले रहा है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और इसकी वजह से भी जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो मेडिकेशंस करवाती है। इसके अलावा बात करते हैं और क्या कारण हो सकता है। इसके अलावा आपने एक फेमस कारण पढ़ा होगा जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। किसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, व्हाइट कोट की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। व्हाइट कोट का मतलब होगा कि पेशेंट का बीपी पहले तो नॉर्मल था, घर पे पेशेंट का बीपी नॉर्मल था, अब जो पेशेंट है हॉस्पिटल में आ गया और हॉस्पिटल में आने की वजह से डॉक्टर्स को देख के उसका बीपी बढ़ गया, तो अपन इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे इसको, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के पेशेंट के होम पे बीपी जो है वो क्या था, नॉर्मल था, और हॉस्पिटल पे आने पे पेशेंट का क्या हो गया, बीपी जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। किसकी वजह से, जो हेल्थ केयर वर्कर है, प्रोवाइडर है, डॉक्टर नर्स है, उनकी देखने की वजह से या इस तरह की एंजाइटी होने की वजह से उसका बीपी बढ़ा है। तो ऐसी बीपी को बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो ये भी हमें पता करना है, कहीं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है। फिर बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि हाइपरटेंशन जो है वो क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब एक वैल्यू जो है वो बढ़ा हुआ है। एक वैल्यू कौन सा आता है, दो वैल्यू होते हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। आइसोलेटेड के अंदर क्या हो गया, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है 140 mm/Hg से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और डायस्टोलिक जो है वो रिमेन्स क्या है, नॉर्मल वैल्यू है इनकी, उसका वैल्यू 90 mm/Hg से कम है। इस तरह के हाइपरटेंशन को अपन क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो है वो बोलेंगे। अगला जो हाइपरटेंशन का जो कारण है वो कारण होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है, इस हाइपरटेंशन के अंदर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो क्या रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिमेन जो है वो सेम होता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाता है, डायसिस्टोलिक जो प्रेशर है ये प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है और नॉन रिकॉर्डेबल हो रहा है। अपन उसको क्या नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रेशर अराइज होता जा रहा है। और इस तरह के प्रेशर बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जो है वो पेशेंट के अंदर क्रिएट हो सकती है, इमरजेंसी हो सकता है, ऐसे पेशेंट को भर्ती करना पड़ेगा। और इस तरीके के डायस्टोलिक बीपी बढ़ना, इतना बढ़ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नॉन रिकॉर्डेबल हो रही है और पेशेंट में इमरजेंसी क्रिएट कर रही है, तो इस तरह के हाइपरटेंशन को अपन बोलेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है वो अपन इसको बोलने वाले हैं। तो ये अपन ने हाइपरटेंशन के बारे में बात की थी, क्या क्या हाइपरटेंशन के कारण हैं, इन कारणों की अपन ने चर्चा की सारे लॉजिक के साथ में। अब अपन चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन होने के पीछे कौन कौन से रिस्क फैक्टर